आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, देखिए पहले आपको क्लियर कर देता हूं कि जैक बोर्ड ने कोई भी पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट पर जारी नहीं किया है। ये जो आपको मॉडल सेट दिख रहा है ये मैंने टर्म 2 के सिलेबस के आधार पर बनाया हुआ है। और कैसे बना, देखिए जो टर्म 1 का सिलेबस उसको हटा दिया गया, जो भी आपका सिलेबस है उसमें टर्म 1 का सिलेबस हटा के जो टर्म 2 का बचता है उसी के आधार पर ये मॉडल सेट मैंने आपके लिए तैयार किया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहले कुछ जानकारी बता दूं कि आपको टोटल 19 सवाल देने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम में 1 से 7 तक क्या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिनमें टोटल 7 सवाल है, 7 में किन्हीं 5 का जवाब देना है। एक पे 2 नंबर मिलने वाले हैं, तो टोटल आपको 10 मार्क्स सेक्शन ए से मिलने वाले हैं। फिर अगला देखिए हमारा है 8 से लेकर जो 14 नंबर था, टोटल यहाँ भी 7 सवाल है, 7 में किन्हीं 5 का जवाब देना और अधिकतम आपको 50 शब्दों में क्या करना है यहाँ पर लिखना है। और एक सवाल को बनाइएगा तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, टोटल 15 नंबर इस सेक्शन से मिल जाएंगे। फिर लास्ट जो हमारा सेक्शन है वो 15 से 19 यानी 5 क्वेश्चन है, 5 में किन्हीं 3 का जवाब देना और अधिकतम कितना 100 वर्ड आप लिख सकते हैं ये बता दिया गया। एक साल में आपको 5 नंबर यानी टोटल 30 नंबर 15 नंबर मिलने वाले हैं। ये टोटल आपको 40 नंबर पूरी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका टर्म 2 का सिलेबस है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं आपको सभी सवालों का आंसर बताता शुरू करता हूँ। तो पहला सवाल है देखिए हमारा कि आपसे पूछा जाएगा जो पॉलिटिक्स जो पुस्तक है, ठीक ना, ये किसने लिखी थी। तो याद रखिएगा ये जो पुस्तक है वो किसने लिखी, अरस्तु ने लिखी है। ठीक है, फिर देखिए पॉलिटिक्स शब्द की जो रचना किसने की थी, तो देखिए प्राचीन जो यूनान है हमारा, ठीक है, उसमें अरस्तु ने क्या किया था, नगर राज्य जो हमारा पॉलिस है उनमें शासन व्यवस्था को मिलाकर क्या किया था, पॉलिटिक्स जो शब्द है उसका रचना किया था। और किताब का भी इन्होंने क्या किया था, रचना किया था। फिर अगला सवाल हमारा कि किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या फिर मुझे मार दो। ठीक है, ये कथन है किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा थॉमस जेफरसन के द्वारा ये कथन दिया गया है। फिर राष्ट्रीय स्वतंत्रता, यानी सीधा बात है आपको राष्ट्र की स्वतंत्रता चाहिए, ये जो परिभाषा इसकी क्या हो सकती है, तो देखिए सीधा बात है स्वराज। ठीक है, यानी किसी भी विदेशी शासन के चुंगल से हमें मुक्ति, जैसे 1947 में भारत को क्या स्वतंत्रता मिली, इसी को हम लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में 4 का आंसर समझ में आ गया आपका अच्छे से। अगला देखिए हमारा 5वां नंबर सवाल है कि निर्वाचन व्यवस्था में किन्हीं 3 प्रस्तावित सुधार, देखिए सीधा बात है जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसमें आपको 3 सुधार बताने में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है कि निर्वाचन की घोषणा तथा निर्वाचन प्रक्रिया होने तक मंत्रियों द्वारा सरकारी तंत्रों के प्रयोग पर क्या होना चाहिए, पाबंदी होना चाहिए, बात सही है। फिर निर्वाचन से पूर्व जो अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर क्या होना चाहिए, प्रतिबंध, ये भी सही है। अगला है मतदाता के जो पहचान पत्र के प्रयोग की अनिवार्यता होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन है जो क्या होनी चाहिए, अभी सुधार होना चाहिए किसके, निर्वाचन व्यवस्था में। अगला हमारा क्वेश्चन में 6 कि भारत में जो वयस्क मताधिकार पर हमें क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी करना है। तो देखिए भारत में संविधान के अनुच्छेद 326 के में कहा गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त भारत का नागरिक क्या होगा, मताधिकार का प्रयोग करेगा। भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को जाति, धर्म, पंथ हो जाएगा, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव के बिना समान मताधिकार का क्या है, वोट, यानी सीधा बात यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इश्यू कहा जाता है कि आपका जैसे 18 साल उम्र होगी आप किसी भी कैटेगरी, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप अपना वोट दे सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा अधिकारों के कितने 4 प्रकार, अधिकार के कितने टोटल प्रकार होते हैं, तो देखिए एक होता है नैतिक अधिकार, एक हमारा सामाजिक अधिकार, एक आर्थिक अधिकार और एक मानव अधिकार। ये टोटल 4 कैटेगरी है हमारा अधिकार के। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 से 7 तक कंप्लीट होता है। इसमें आपको टोटल 5 ही सवाल बनाने, आप लोग जो आपको अच्छा लगे अपना लीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा देखिए केंद्र एवं प्रांतों के बीच जो कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका कैसे लेजिस्लेचर होता है वो कैसे करके अपना रिलेशन निभाता है, संबंध समझाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 257 कहा गया कि राज्य अपनी कार्यपालिका प्रयोग इस प्रकार से करेंगे कि केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है उसे ना हो, सीधा बात है। फिर केंद्र राज्य का कोई भी ऐसा निर्देश दे सकती है जो भारत सरकार में परिस्थितियों आवश्यक समझ, सीधा बात, केंद्र सरकार का जब भी जो मन करेगा, मन मतलब जो जरूरी निर्देश है वो इसे जारी कर सकता है। फिर आपातकालीन स्थिति में राज्यों में क्या लग सकता है, राष्ट्रपति के हाथों में आ सकता है प्रशासन, और कोई भी आवश्यक उसमें आवश्यक निर्देश दे सकता है। ठीक है, फिर अगला हमारा राजनीति शब्द, देखिए राजनीति जो शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड, जिसका नाम ग्रीक वर्ड जिसे पॉलिस से स्टार्ट मतलब उसका जन्म कह सकते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नगर राज्य। ठीक है, प्राचीन यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे, उसी समय राजनीति शास्त्र इन नगर राज्यों में संबंधित होता था, जिसके अंतर्गत मानव के जीवन के सभी पक्षों अथवा पहलुओं का अध्ययन किया जाता था, चाहे वो पहले आर्थिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, नैतिक, किसी भी प्रकार को, क्या धीरे क्यों ना हो, धीरे धीरे राजनीतिक शास्त्र क्या हो, एक विशिष्ट विषय के रूप में लोगों को समझ आया। और आज राजनीतिक शास्त्र वो शास्त्र जो मनुष्यों के राजनीतिक जीवन का क्या करता है, अध्ययन करता है। तो ये क्वेश्चन और 9 का हमारा आंसर कंप्लीट होता है। फिर अगला देखिए हमारा
शिक्षा को देखिए सीधा बात है सार्वभौम, देखिए सीधा बात शिक्षा का जो सबके लिए अधिकार क्यों है, क्यों देखिए सीधा बात इससे व्यक्ति का क्या कल्याण जुड़ा हुआ है, अगर शिक्षा के बिना मनुष्य क्या है अधूरा, इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है। ठीक है, फिर देखिए भारत में मतदान के अधिकार के लिए क्या क्या योग्यता नहीं रहती, तो देखिए सीधा बात है कि वो भारत का नागरिक यानी वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 18 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए, वो पागल ना हो, ना ही मतदाता सूची में अगर उसका नाम नहीं है तो वो वोट नहीं दे, और ना ही देशद्रोही होना चाहिए। ये कुछ कंडीशन है, अगर आपको वोट देना है तो सीधा बात है आप भारत के नागरिक, ये तो कंपलसरी है। अगर आप भारत के नागरिक नहीं है तो डिपेंड करता है कि आप बाहरी भी है तो उसमें डिपेंड करता है कुछ कंडीशन, तभी आप वोट दे सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संविधान में आरक्षण क्या प्रावधान, इन प्रावधानों से ग्रामीण स्तर के नेतृत्व का खाका किस तरह बदला है। तो देखिए एक संविधान जुड़ा हुआ है आपका संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसे कहते हैं आप लोग, तो 24 अप्रैल 1973 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम अर्थात नई पंचायती राज अधिनियम को लागू करके शक्तिशाली स्थानीय स्वशासी सरकार की दिशा में संसद ने एक ऐतिहासिक कार्य किया। कमजोर वर्गों के लिए क्या किया, उक्त संशोधित अधिनियम के मुख्य प्रावधान के जैसे कि अनुसूचित जाति जनजातियों संचय का आधार तथा कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए क्या कर दिया, आरक्षित रखे जाएंगे। ठीक है, अगला है फिर कि पिछले जो वर्ग है स्थानों का आरक्षण किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार से क्या हुआ, आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 335 के निर्धारित आरक्षण विधि की अवधि के पूरा होने पर समाप्त हो जाए, लेकिन किंतु महिलाओं पर आरक्षण जारी रहेगा। सीधी बात कहा गया, आरक्षण का कोटा एक लगभग जैसे वो खत्म हो जाएगा, मतलब लोग स्टेबल हो जाएंगे जीवन में, तब उनको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर अगला हमारा भारतीय नागरिकों के कोई 5 मौलिक अधिकार बताएं, तो देखिए सीधा है प्रत्येक भारत का कुछ ना कुछ करते भारतीय कर्तव्य। पहला है कि संविधान का पालन करना है और उसके आस्थाओं को राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। फिर स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका क्या पालन करना है। फिर भारत की प्रभुसत्ता एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण करना है। ठीक है, फिर देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। सीधा बात है, भारत के सभी लोगों में समरसता और प्रातित्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म भाषा प्रदेश या वर्ग के आधार सभी भेदभाव से परिपूर्ण दूर हो और ऐसी प्रथा त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये क्वेश्चन 13 कंप्लीट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर हमारा जो 14 है संविधान सभा, देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, उसका जो उद्देश्य था प्रस्तावना किस तरह प्रस्तुत किया गया था, इसमें क्या क्या उपबंधों का वर्णन किया गया हमें बताना है। तो देखिए जी सीधा है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के जो समक्ष था कब लाया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहते हैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, इन सब उद्देश्य प्रस्ताव में स्पष्ट था कि संविधान सभा भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाना चाहती थी जो भारत के सभी निवासियों के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो, विचार भाषण अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता और अवसर और कानून के समक्ष समानता हो तथा भाईचारा हो। फिर अल्पसंख्यक वर्ग जो है अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 14 कंप्लीट होता है और सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। टोटल 7 सवाल बता दी, साथ में आपको किन्हीं 5 का जवाब देना, 15 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी सवालों देखते हैं हम लोग पहले। देखिए अगला सवाल है हमारा नैतिक कर्तव्य। तो देखिए नैतिक कर्तव्य उस कर्तव्य को कहा जाता है जो नैतिकता पर आधारित हो अर्थात राज्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत समाज की सेवा करना, गुरुजनों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, सच बोलना, ईमानदारी करना, माता पिता की आज्ञा मानना आदि आते हैं। जिन व्यक्तियों में नैतिक गुण का विकास होता है वो व्यक्ति बड़े सफल होते हैं। ठीक है, फिर अगला हमारा समानता के कितने, तो देखिए समानता के 5 टाइप होते, एक नागरिकता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, एक प्राकृतिक समानता, एक आर्थिक समानता, टोटल 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। फिर है मानव विकास सूचकांक, सीधा बात है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष क्या कर प्रकाशित जारी किया जाता है। इस प्रतिवेदन में साक्षरता और शैक्षिक स्तर, आयु संभाव्यता और मातृत्व मृत्यु दर जैसे विभिन्न सामाजिक संकेतों के आधार पर देश को दर्जा किया जाता है और इसे क्या कहता है मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। फिर देखिए एक कथन है कि भारत क्या राज्यों का संघ है, इसे हमें क्या करना है कुछ संघात्मक लक्षणों का उल्लेख करना है। तो देखिए भारत राज्यों का संघ है, यहाँ पर सपनियों संघ होगा। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि भारत में क्या एक संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। इसके अंदर भारत में 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित, यहाँ पर गलत दिया हुआ 8 कर लीजिएगा, इन सबको मिलाकर भारत एक पूर्ण राम बनाया गया। पूर्ण यहाँ पर गलत है, ये वर्ड भी गलत कर लीजिएगा, गलत प्रिंट है। भारत संविधान के संघात्मक लक्षण निम्न, पहला है कि शक्तियों का विभाजन, प्रत्येक संघीय देश की तरह भारत में भी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। इन शक्तियों के विभाजन की 3 सूची बनाई, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। लिखित संविधान संघीय व्यवस्था के लिखित संविधान की आवश्यकता है जिसमें केंद्र और राज्यों इकाई के बीच क्या होता है शक्ति का जो स्पष्ट वर्णन होता है कि किन किन किस चीज का पावर दिया, ये सारी की सारी बात यहाँ पर क्या लिखी गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन 18 कंप्लीट होता है।
लास्ट नंबर सवाल 19 नंबर, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा एग्जाम में कि देखिए मतलब 1 नंबर में आएगा कि आंग सुन सू की और नेल्सन मंडेला की पुस्तक ने किस आदर्श की शक्ति, तो देखिए सीधा बात है, इन दोनों महान नेताओं की किताबों क्या स्वतंत्रता के लिए आदर्श की शक्ति की चर्चा की गई है। तो ये क्वेश्चन हमारा 19 कंप्लीट होता है। तो इसी तरह देखिए हमारा क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस मॉडल सेट पेपर 1 जो मैंने आप सभी बच्चों के लिए टर्म 2 के सिलेबस के आधार पर बनाया है। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको दिल से पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। और बाकी भी देखिए मैंने बहुत से हिस्ट्री ज्योग्राफी पर जो आपके जितने आर्ट्स के सेक्शन हैं सारे सारे जो आपको मॉडल सेट है वो सॉल्व कर दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके चैनल पे सारे वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।